हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। हम कर रहे थे इंग्लिश के बारे में। तो अभी तक हमने देखा सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट का आपको पता लग गया होगा। ये सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वर्ब जो हमें स्टेट, एक्शन और हैपनिंग को बताता है, ऑब्जेक्ट जिस कार्य का प्रभाव, एक्शन का प्रभाव किसी चीज़ पे पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो एक छोटी सी बात जो थी कि वर्ब जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब और प्रेपोजिशन जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। फिर हमने की थी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात। हमने इसमें देखा था कि नाउन संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञा किसी का भी नाम जो है संज्ञा होता है। ओके, फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन देखा हमने। ओके, काउंटेबल नाउन देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर हमने देखे अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसके बाद हमने एक्सरसाइज की थी। ओके, फिर हमने नंबर्स ऑफ नाउन देखे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। ओके, इसका फॉर्मेशन देखा था हमने कि जनरली जो है एस लगा के नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। ओके, फिर हमने देखा एस, एक्स, जेड, एस एस, सी एच, एस एच। तो जो एस का साउंड देते हैं लास्ट में, उनके साथ ई एस जोड़ दिया जाता है और प्लूरल बना दिया जाता है। फिर हमने देखा था वाई का केस, वाई को हटा के आई एस बनाया जाता है। ओके, तो वाई के साथ वोवल आए तो सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है। तो ये सारे जो है नाउन्स ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे आपको, तो इसके लिए ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे किसका क्या प्लूरल होता है। ओके, फिर हमने कुछ एक्सेप्शन देखी थी। ओ के साथ प्लूरल बनाया था हमने। एफ के साथ देखा था कि एफ को हटा के हम वी ई एस लगा देते हैं। फिर हमने सिंगुलर नाउन कुछ ऐसे जिनमें हमने वोवल को हटाया था, कुछ ऐसे जिसमें हमने ई एन लगाया था और प्लूरल बनाया था। ब्रदर और ब्रदरन वाली बात की थी कि ब्रदर का जो है ब्रदरन भी होता है, ब्रदर्स भी होता है। ब्रदरन जो आपके कम्युनिटी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में साथ में काम करते हैं, आप उनको जब भाई बोलते हैं तो बहुत सारे हों तो उनके लिए ब्रदरन यूज़ किया जाता है। ब्रदर्स जो आपके सगे भाई हों, रिलेटिव हों, उनके लिए ब्रदर्स यूज़ करते हैं। ओके, फिर हमने देखा था यू एम को हटा के ए लगा दिया जाता है और प्लूरल बनाया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद बात की थी हमने यू एम के साथ जिसमें हमने एस लगाया था। ओके, फिर इसके बाद आई एस को चेंज किया था ई एस में, प्लूरल बनाया था फिर इससे। ओके, बाय रिमूविंग ऑन एंड एडिंग ए टू ग्रीक नाउन्स। जैसे क्राइटेरियन था तो इसका क्राइटेरिया जो है प्लूरल होता है। डीमंस, डीमंस। ओके, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो ओ एन होने के बावजूद भी हमने इसमें एस लगाया था। कंपाउंड नाउन देखे थे, कंपाउंड नाउन में भी क्या होता है हम देखते हैं, जो क्या है हेड वर्ड है उसको हम प्लूरल बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था कि मैन और वुमेन के साथ कि मैन डॉक्टर क्या होते हैं और मैन डॉक्टर के। ओके, तो इसमें हमने एक एक्सेप्शन भी देखी थी, मैन डॉक्टर वाली और मैन डॉक्टर्स वाली। तो इसमें हमने बात की थी जब डॉक्टर्स बहुत सारे हों और आदमी हो तो मैन डॉक्टर्स, और जब मैन को ट्रीट करने वाले हों बहुत सारे डॉक्टर हों जो सिर्फ मैन को ही ट्रीट करते हैं, आदमियों को ही ट्रीट करते हैं, मेल को ही ट्रीट करते हैं, फीमेल को नहीं करते, तो उस केस में मैन डॉक्टर्स। ओके, फिर इसके बाद हमने कुछ ऐसे नाउन्स देखे थे
जिनका मतलब ही चेंज हो जाता है जब हम उनके साथ एस लगाते हैं। फिर हमने एडजेक्टिव के साथ देखा था कि द प्लस एडजेक्टिव जो है हमें बताता है कम्युनिटी के बारे में, पूरे लोगों के बारे में। यानी कि जैसे द पुअर था यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, पुअर पीपल। द रिच था, इसका मतलब हो गया रिच पीपल। फिर इसके बाद था रूल नंबर 14, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। ओके, तो ये कुछ नाउन्स थे, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये भी आपने याद रखने हैं। 15th रूल देखा था हमने, जब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें देखने के लिए क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, पर होते वो सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर के साथ हमने देखा था कि सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर जो बात की गई थी माय मैथमेटिक्स, मतलब कि मेरी कैलकुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो पुअर है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे बात नहीं हो रही थी, तो इसीलिए जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी तो सिंगुलर होगा। फिर हमने कुछ ऐसे नाउन देखे थे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जिनको सिंगुलर भी लिया जाता है और प्लूरल भी लिया जाता है। फिर हमने कुछ ऐसे नाउन देखे थे जिनके साथ एस आता है और वो प्लूरल होते हैं। ओके, तो ये याद रखना है आपका। फिर हमने जेंडर ऑफ नाउन देखा, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन जेंडर क्या होते हैं। न्यूटर जेंडर याद रखना है आपको, कॉमन जेंडर। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर तो आपको पता होगा। न्यूटर जेंडर जिसमें नॉन लिविंग थिंग आती है। ओके, कॉमन जेंडर ऐसे नाउन्स दो मेल और फीमेल या मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के लिए, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ओके, फिर हमने कुछ चेंजिंग की थी और इसको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज किया था। ओके, कुछ कॉमन नाउन आपको दिए गए थे जो दोनों के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने बात की थी, चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी। जब इनका जो है हमें जेंडर पता हो तो ही और शी यूज़ करते हैं, जब नहीं पता हो तो इट का यूज़ करते हैं। फिर हमने केस ऑफ नाउन देखा कि नाउन को जो है हम सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजेसिव केस और वोकेटिव, ये 4 केस जो है नाउन के हैं। ठीक है, इन 4 केसेस में हम नाउन को यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस में हमने देखा प्रियंका, यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव केस है, प्रियंका लव्स डांसिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव केस देखा, ही प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, ही इसका सब्जेक्ट है, पर ये ही जो है प्रोनाउन है। ओके, पॉजेसिव केस देखा हमने, फिर पॉजेसिव बनाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस के साथ। फिर हमने वोकेटिव केस देखा, जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, स्पेशल रेफरेंस करते हैं, कॉल करते हैं, एड्रेस करते हैं किसी को, तो उस केस में क्या आता है, वोकेटिव, उस केस को बोलते हैं वोकेटिव केस। ओके, फिर हमने केस टेबल देखा। एक्चुअली ये प्रोनाउन का टेबल है, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्या होता है। ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे प्रोनाउन में इसकी। फिर हमने यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी वो थी पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो कहाँ पर यूज़ होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में एक चीज़ याद रखना, एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ आता है और प्रोनाउन जो है नाउन के लिए आता है। ओके, फिर हमने यूज़ ऑफ पॉजेसिव देखा और नो यूज़ ऑफ पॉजेसिव की किसके साथ आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपने याद रख लेनी है। लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस कर यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं किया जाता, उसके बदले में ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, आज बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन डेफिनेशन है इसकी, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज नोन एज ए नाउन। सॉरी, यहाँ पर प्रोनाउन होना चाहिए था, एक सेकेंड, इसको चेंज करते हैं। ओके, प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के लिए आया हो। तो मतलब कहीं पे आपको नाउन दिया होगा, ठीक है, उसके बदले में जो हम यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन होगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, रोहन इज़ अ हैंडसम बॉय। तो रोहन के लिए हमने यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की है,
वो क्या है, ही। ठीक है, पहले हमें बात पता लगी कि बात किसके बारे में हो रही है, रोहन के बारे में। रोहन कैसा नाम है, मैस्कुलाइन है। मैस्कुलाइन है तो हमने इसमें ही यूज़ किया। ओके, ही इज़ माय स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के लिए हमने जो यूज़ किया वो क्या किया, प्रोनाउन यूज़ किया। दिस बुक इज़ यूजफुल सो रवि वॉन्ट्स टू बाय इट। तो बात किसके बारे में हो रही है, दिस बुक, यह बुक। तो यहाँ पर बुक जो है नाउन है, इज यूजफुल है, सो रवि वांट्स टू बाय इट। तो यहाँ पर इट का यूज किया गया है किसके लिए, बुक के लिए। तो इट का यूज हम चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, या फिर हम इसको अभी हमने देखा थोड़ा पीछे, इन्फेंट बेबी के लिए भी यूज़ करते हैं, चाइल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं जब उनका सेक्स हमें पता नहीं है। ठीक है, उनके लिंग के बारे में हमें पता नहीं है तो हम इट का यूज़ करते हैं, और चीज़ों के साथ जो है इट का यूज़ करते हैं। फिर आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स यूज टू रेफर टू द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, पर्सन के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो पर्सनल के लिए कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक होता है सेकंड पर्सन, और बाकी थर्ड पर्सन। ओके, ये सारे थर्ड पर्सन है, कौन कौन से देखते हैं। जैसे कि आई हमने देखा था सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज़ होता है, और माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज़ होता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है इसका। ओके, तो ये सारे क्या हैं आपके सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस के हैं। बाकी आगे देखेंगे हम कौन से कैसे यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो थर्ड पर्सन कौन सा हो गया, एक ही, सी, इट और दे। ठीक है, ये थर्ड पर्सन के हैं। आगे हम देखेंगे इनकी यूजेस कैसे इनको यूज़ किया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया है आपके लिए ध्यान रखने के लिए। ओके, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ड्स यूज टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक, यहाँ पर अलग से कर देना इसको, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब किसी को पॉइंट करने के लिए, क्या करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, बताने के लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बताने के लिए। मतलब आप इशारा करके बता रहे हो उंगली से, यह मेरा भाई है या यह बुक मेरी है। ठीक है, तो उस केस में जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यह बुक मेरी है। ओके, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट अलग करना। तो वर्ड्स यूज टू डोनेट मेंबर ऑफ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। मतलब हम उनको सेपरेटली बता रहे हैं, अलग करके बता रहे हैं, ना कि कलेक्टिव इकट्ठा बता रहे हैं। आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो बेसिकली आप देखोगे कि ईच, ईदर, नीदर, हाफ, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ओके, बट यहाँ पर मैं ऐड कर दिया है ऑल, बोथ, एवरी, एनी, नन। ठीक है, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जब हम किसी के सेपरेट करके बात करते हैं। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में याद रखना जो सेल्फ या सेल्व्स के फॉर्म में होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो वर्ड्स विद सेल्फ या सेल्व्स which are used as the object referring back to the subject are known as reflexive pronoun। मतलब
बोलने का ये मतलब है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। ठीक है, इस केस में जो हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखते हैं आगे, तो their pronouns are used to reflect the effect of an action back to the doer or the subject। मतलब ये नाउन जो है, ये प्रोनाउन जो है, ये दोबारा ही सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो इसका एक्शन है दोबारा ही सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट्स सेल्फ, वन सेल्फ। एक चीज़ जो यहाँ पर याद रखने की है, ध्यान देने की है, ये दो आपको प्रोनाउन दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है जब हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक राम है और एक मोहन है। तो राम ने मोहन को कुछ बोला या कुछ किया जिसका प्रभाव पड़ा, तो ये आई हो गया। इसके लिए जो यूज़ होगा माई सेल्फ होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, और इसके लिए यूज़ होगा यू और योर सेल्फ। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर है। जब यहाँ पर बहुत सारे हों, मतलब 3-4 लोग हों, 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं योर सेल्फ्स। ओके, तो ये बात ध्यान देना, ये जो होता है ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है। वैसे ही देमसेल्फ में देखोगे आप, ठीक है, सेल्फ जो यूज़ होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन की नहीं कहते हैं, ये भी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की तरह ही होते हैं, सेल्फ्स और सेल्फ्स। ठीक है, वही सेम है, पर यूज़ करने का केस डिफरेंट है दोनों का। ठीक है, प्रोनाउन विद सेल्फ, सेल्फ्स यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन आर नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। जरा डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में कि है क्या इनका डिफरेंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारे पास, ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, वो खुद को कोस रहा था। ठीक है, सॉरी, ही इज, वो खुद को कोस रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज कर्सिंग वर्ब है, और हिमसेल्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इक्वल है दोनों, ठीक है, खुद को कोस रहा था। जब वर्ब का प्रभाव दोबारा ही एक्शन डूअर के ऊपर पड़ता है, जो करने वाला होता है, जो कोई काम कर रहा होता है उसके ऊपर पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, वहीं यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में देखते हैं, ही एम्फेटिक, एम्फेसाइज करने की बात कर रहा होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। तो ये क्या कर रहा है, खुद को एम्फेसाइज कर रहा है, ही हिमसेल्फ हैज़ डन इट, उसने खुद से ही ये कर लिया। ओके, ही हिमसेल्फ, उसने खुद कर लिया, तो ये क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। ओके, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक चीज़ याद रख लेना, वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वर्ब के पहले यूज़ किया जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, ये डिफरेंस है इसका। एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब के पहले आएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद होगा। दोनों ही सेम है, डिफरेंस सिर्फ इनका पोजीशन का है कि सेंटेंस में ये किस पोजीशन पे आते हैं, बस। ठीक है, अगर ये वर्ब से पहले आ रहा है तो ये एम्फेसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को, तो इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, और ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, तो आर यू एंजॉइंग योरसेल्फ, तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, आर यू एंजॉइंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, ये मेन वर्ब आ गई। ओके,
तो योरसेल्फ ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। तो वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई सब्जेक्ट आ गया। माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन आ गया। ठीक है। एम रिस्पॉन्सिबल जो आपकी वर्ब आ गई। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। ये हम फिलहाल इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं, बात करेंगे इसको और तोड़ेंगे कि फॉर क्या होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर तोड़ना है तो आप प्रेपोजिशन बोल सकते हो। ये आपके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेती है, हमने बात की थी। वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पर वर्ब से पहले यूज़ हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, वर्ड सेम ही होते हैं दोनों ही। सेल्फ वाले ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव में भी यूज़ होते हैं और एम्फैटिक में भी यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो किसको बोलते हैं, तो प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन या ऐसे वर्ड, ठीक है, जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट। आगे हम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है, किसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हु को कब यूज़ किया जाता है, होम को कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ व्हिच का यूज़ करेंगे। ओके। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज, जो प्रोनाउंस क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप क्लॉज बोल लो या फिर मैं सेंटेंस बोल दूँ। ठीक है, आप दोनों ही बोल सकते हो, क्लॉज भी बोल सकते हो, सेंटेंस बोल सकते हो, एक ही बात है। टू अ प्रोनाउन और अ नाउन आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है, ठीक है, आप कंजंक्शन भी यही पढ़ोगे। कंजंक्शन भी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। बस डिफरेंस इसमें ऐसा है कि यहाँ पर कंजंक्शन आती है और इसके बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है। बट रिलेटिव प्रोनाउन की केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन ही आपका सब्जेक्ट का काम करता है। बोलने का ये मतलब है कि जो काम ये दोनों कर रहे हैं वो अकेला रिलेटिव प्रोनाउन ही करेगा। देखेंगे हम कंजंक्शन में, ठीक है, बताऊंगा मैं आपको कि कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और कैसे हम कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन दोनों को चेंज करके हम उस जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सॉरी। सॉरी। एग्जाम्पल जो है इनके हु, whom, whose, which, that, as, but। तो यहाँ पर एक चीज़ जो सेम है, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, बट फ़र्क जो है इनके यूज़ का है। देखते हैं कैसे। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दूँ, तो अगर मैं बोलूँ हु इज शी, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है। जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हुआ तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ओके। तो यहाँ पर दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी, यहाँ पर जो ये हु यूज़ हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक क्लॉज आपकी ये होगी, दूसरी क्लॉज आपकी ये होगी। ठीक है। अब क्लॉज होती क्या है, क्लॉज होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं,
सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, ठीक है, ये केस ज़रूरी नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, पर सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होंगे ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बात हो रही है। जैसे दिस इज़ द बॉय, तो इज़ यहाँ पर क्या हुआ, वर्ब हो गई, द बॉय सब्जेक्ट केस है, ये सब्जेक्ट है इसमें। अब हम आगे बताऊंगा मैं कि कैसे इसका सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो गया और यहाँ पर ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हु, थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द बॉय, द बॉय के लिए यूज़ किया गया है हु, मतलब इसके लिए आया हुआ है, ये जो वर्ड है किसके लिए आया है, द बॉय के लिए आया है, ठीक है। ये दो काम कर रहा है, क्या काम, ये आपका कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, प्लस आगे वाली जो क्लॉज है उसके लिए सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ठीक है। इसी को ही हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो समझ आया आपको क्या बोला मैंने, हु यूज हुआ है किसके लिए, द बॉय के लिए, ओके, ठीक है। ये वही काम करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही काम करता है जो एक कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट करता है, ठीक है। कंजंक्शन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है, चेंज करना भी बताऊंगा कैसे इसको चेंज किया जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द हाउस विच, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विच आया हुआ है, ठीक है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो है नहीं है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो हम इसको बोल सकते थे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। तो द हाउस विच, तो द हाउस के लिए हम विच यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट कर रहा है किससे, रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा सॉरी अगर मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल दिया तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ओके। द हाउस विच यू वांट टू बाय इज नॉट वेल फर्निश्ड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउंस यूज्ड टू एक्सप्रेस a mutual action or relationship between two or more individual indicated in the plural subject are known as reciprocal pronouns। मतलब ऐसे pronouns जो हम यूज़ करते हैं रिलेशन बताने के लिए, ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन बताना है हमें यहाँ पर, कि जैसे ईच अदर, वन अनदर, दोनों के बीच में क्या हम बता रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। आगे हम इसके यूजेस देखेंगे, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि ईच अदर और वन अनदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर एनी स्पेसिफिक पर्सन, तो ये क्या करते हैं, डू नॉट रेफर एनी स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं करते, थिंग के बारे में बात नहीं करते, आर नोन एज इंडेफिनिट, मतलब हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे ऑल, सभी को ले रहे हैं, सम, कुछ, हमें नहीं पता कौन है, कुछ हो सकता है कुछ में 50 भी हो, ठीक है। ऑल में हमें नहीं पता कि कितने हैं, पर सारे के सारे की बात कर रहे हैं, हो सकता है 100 हो, 200 हो, ठीक है। तो कुछ का हमें नहीं पता कि कुछ कितने हैं, ठीक है, हमें ये नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं दिया होता, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब हमें डेफिनेट पता है, डेफिनेट मतलब एग्जैक्ट पता है हमें कितने हैं, तो वो डेफिनेट हो गया। और इनडेफिनेट हो गया जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, ठीक है। फ्यू, फ्यू भी कुछ, लिटल कुछ, मैनी बहुत सारे, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, नन कोई भी नहीं, सेवरल बहुत सारे, वन, समवन, एनीवन, समबडी, एवरीबॉडी, एनीबडी, नो वन, एवरीवन एटसेट्रा। जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता होता है, उस केस में जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। तो ये सारी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ओके। लास्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन।
exclamatory pronoun. A pronoun used to express exclamation is known as an exclamatory pronoun. मतलब ये जो प्रोनाउन होते हैं ये हमें बताता है किसके बारे में, एक्सक्लेमेशन के बारे में। मतलब किसी चीज़ से जब आप आश्चर्य से भर जाते हैं, कोई चीज़ आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो हो गए। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन की बात की है, तो वर्ड जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है एक्सक्लेमेटरी के तौर पे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के तौर पे। जैसे व्हाट, ही इज़ नो मोर, क्या वह मर गया या वह अभी नहीं रहा। व्हाट, शी इज़ योर वाइफ, क्या वो आपकी वाइफ है, पत्नी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो है आश्चर्य दिखा रहा है कोई बात सुन के हो। ओके, अब हम देखते हैं कि इन प्रोनाउन का यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हमने देखे फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी। सब्जेक्टिव केस होता है, जब हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जब हमें ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जैसे मी एंड माई फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन एरर जो यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, मैक्सिमम फेसबुक में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डालते हैं मी एंड माई फ्रेंड्स, तो ये नहीं होता। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे आई एंड माई फ्रेंड्स। ओके, सी लव्स मी, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्जेक्टिव केस यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई लव, शी लव्स मी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मी। ओके, तो ये आपको पता लग गया, सब्जेक्टिव केस जब हम चाहिए होगा तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस जहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन में देखते हैं, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, यू ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। ओके, जैसे यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो यू क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये आपकी वर्ब होगी। ठीक है, बाकी ये प्रपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखेंगे हम आगे ये कौन सी वर्ब्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट लेती हैं, कौन सी नहीं लेती हैं। फिलहाल के लिए आप ये जान लो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये नहीं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट मान लो पूरे के पूरे। ठीक है, ये पूरा आपने ऑब्जेक्ट मान लिया। ओके, यहाँ पर अगला है आई लव यू। आई सब्जेक्ट हो गया, लव क्या हो गया, वर्ब होगी, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू तो सेम ही रहता है सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है सब्जेक्टिव केस के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम बन जाता है। जैसे ही लव्स यू, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब होगी, यू ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट में ये ऐसे ही रहेगा, मतलब ये सही है। यू एडमायर हिम, सब्जेक्ट हो गया, एडमायर वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, दे रीड इन द स्कूल, तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो दे यूज़ कर दिया। ओके, ही लाइक्स देम, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया।
ठीक है, यहाँ पर आप दे यूज़ नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव केस का ही हम यूज़ करेंगे। फोर्थ है, ठीक है, कंजंक्शन के साथ जुड़ने पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं, ठीक है। क्या है, सबसे पहली बात तो ये याद रख लेना कि पॉजिटिव सेंटेंस में 2 3 1 का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, नेगेटिव सेंटेंस में 1 2 3 का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। बोलने का मतलब सेकंड पर्सन को हम आगे रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन, फिर खुद को। ये होता है पॉजिटिव सेंस में, यानी कि गुड सेंस में, जब अच्छी बात बोल रहे होंगे तो हम 2 3 1 का फॉर्मेशन फॉलो करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में यानी कि बैड फॉर्मेशन, बैड, कोई गलती की कर दी आपने, ठीक है, कोई अच्छाई है, जब अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम किया है आपने, तो 2 3 1 का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सामने वाले को, सेकंड पर्सन को आगे रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, और खुद को सबसे पीछे रखेंगे। अच्छी बातों में खुद को पीछे रखा जाता है, बुरी बातों में खुद को सबसे आगे लाया जाता है। 1 2 3 का फॉर्मेशन जो है इसमें यूज़ किया जाता है, ओके। दूसरी जो चीज़ है याद रखना है ना, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को ही जोड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को ही जोड़ा जाता है, या ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही आता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। तो अभी हमने बात की सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, एंड कंजंक्शन के साथ जुड़ा है। एंड क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। जब आपने सब्जेक्ट को कंजंक्शन के साथ जोड़ा है, जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, दो चीज़ों को। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ ही होगा, तो हम यहाँ पर हिम नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ही। यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, ओके। यू, हिम एंड मी आर क्लेवर। तो अच्छी बात है, अच्छी बात बोल रहे हैं, क्लेवर होना अच्छी बात है, चालाक होना अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमने देखा फॉर्मेशन क्या, अच्छी बातों में 2 3 1 का फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ही आता है। तो यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, पर यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोला जाएगा हिम, ही, ठीक है। और मी की जगह पर क्या बोला जाएगा, आई, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन गया, यू, ही एंड आई आर क्लेवर, ओके। अब अगला है, यू, आई एंड ही आर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल होना अच्छी बात है, नहीं, बुरी बात है, बैड सेंस है, ठीक है, बुरी बात है। जब बैड सेंस होती है तो हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ओके। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या यूज़ होगा, 1 2 3 का फॉर्मेशन यूज़ होगा, खुद को आगे रखेंगे, गलत बात बोल रहे हो, बैड थिंग बोल रहे हो, बुरी चीज़, ओके। तो ये डिफरेंस था इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दिया जाता है, यहाँ पर एरर दिया जाएगा आपको इस फॉर्मेशन को यूज़ करके, ठीक है। जो आपका एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपको ऐसे आगे पीछे करके दिया जाए। अब ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों प्रोनाउन ही आपको दे दिए जाएं, साथ में 2 भी दे दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उस समय आपने कैसे इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ,
ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो गुड सेंस में हमने यूज किया क्या, 2 3 1 का, बैड का 1 2 3 का। अब हो सकता है आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही दिया जाए, तो उस केस में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही लेने हैं। ठीक है, यही सेम चीज़, मतलब यहाँ पर आप थर्ड पर्सन नहीं ले रहे हो। ओके, हो सकता है आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ही दिया जाए, तो आपने बस यही फॉर्मेशन याद रखना है, मतलब सेकंड पर्सन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। ओके, हो सकता है आपको क्या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही दिया जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन आपको नहीं दिया गया है। तो यही सेम चीज़, सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन जो आपको दिया गया है। अगर तीनों दिए गए हैं तो तीनों का यूज़ करो। बैड सेंस भी से वही सेम है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिए हैं तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को यूज़ करो। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिए हैं तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को यूज़ करो। अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दिए गए हैं तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ही एंड आई आर गिल्टी, वह और मैं गिल्टी हैं। ठीक है, तो बैड सेंस है, गिल्टी होना अच्छी बात है नहीं, बुरी बात है। तो क्या होगा, कौन सा सेंस यूज़ किया जाएगा, बुरी, बुरे में खुद को आगे, यानी कि ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा 1 2 3 वाला। तो आप क्या बोलोगे, ये नहीं बोला जाएगा, बोलेंगे यहाँ पर आई एंड ही, बाकी ये सही है। ठीक है, इस केस में हम यूज़ करेंगे आई एंड ही आर गिल्टी। ओके, माई फादर, अगला सेंटेंस है माई फादर अलाउड शी एंड आई टू गो टू द मार्केट। तो माई फादर सब्जेक्ट हो गया, अलाउड वर्ब होगी, शी एंड आई हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो शी तो सब्जेक्ट होता है, शी की जगह पर हमने यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हर। एंड आई भी सब्जेक्ट होता है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, ठीक है, कैसे आया आपको बता दिया मैंने। हर और मी जो है ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगला है हर मदर इनवाइटेड राम एंड आई टू लंच। हर मदर ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड वर्ब है, राम एंड आई तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो राम ऑब्जेक्ट है, राम का तो नाम जो है, नाउन जो है ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है और सब्जेक्ट में भी आ सकता है, वो सेम है, उसका हम कुछ नहीं करेंगे, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी और सब्जेक्ट में भी। पर प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है हमने देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर मी आएगा। ठीक है, अगर यू होता तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी रहेगा यू ही। पर बाकी के प्रोनाउन आपको देखने हैं, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे यहाँ पर है ही सेव्ड अमित एंड आई, तो ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट में यूज़ होता है, जी सब्जेक्टिव केस में होता है, सेव्ड वर्ब है। ओके, अमित नाउन ने, तो नाउन ऑब्जेक्ट में आ सकता है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो नाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट में, पर आई ऑब्जेक्ट में नहीं आता, आई जो है सब्जेक्ट में आता है, हमें यहाँ पर मी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन गया, ही सेव्ड अमित एंड मी। सॉरी, फिफ्थ है इट दिस देयर प्लस वी प्लस सब्जेक्टिव केस। जब भी ये स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, ठीक है,
जब भी ये स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, ऐसे लिखा होगा इट या फिर दिस या देयर प्लस बी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि बी क्या होता है। आपने वर्ब पढ़ी होगी, बी, वॉज, बीन। ठीक है, ये आपका V1 है, V2 है, V3 है। ठीक है, तो ये ही बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये भी बी की फॉर्म्स हैं, ये भी। और बी की और कौन कौन सी फॉर्म होती है? ठीक है, ध्यान देना। इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये सारी फॉर्म्स बी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, एम यूज होता है आई के साथ, और आर यूज होता है प्लूरल के साथ। वही सेम चीज वॉज होता है सिंगुलर के साथ, वर होता है प्लूरल के साथ, बीन यूज होता है परफेक्ट टेंस में, बीइंग यूज होता है वॉइस में। ठीक है, देखेंगे हम कहाँ पर किसका यूज होता है, आगे हम जानेंगे कि कहाँ हम इस का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, आर का करेंगे, वॉज का करेंगे, वर का करेंगे, बीन का करेंगे और बीइंग का करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दो, ये सारी फॉर्म्स क्या है, बी की फॉर्म्स है। ओके, तो अगर हमने कहीं भी बी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि इनमें से किसी की बात हो रही होगी। ठीक है, ओके। तो पहला सेंटेंस है इट इज मी। तो फॉर्मेशन क्या है, ये स्ट्रक्चर दिया है इट, दिस, देयर प्लस बी। ये बी की फॉर्म है, ये क्या है, बी की फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की ही फॉर्म है इज। तो इस केस में जब बी यूज करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज होगा। यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हम क्या बोलेंगे, आई। हु लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम भी करता है, इसके लिए ये वर्ब आ गई। ओके, तो आपको समझ आ गया यहाँ पर क्या किया जाए, सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। देयर वॉज अ किंग, अ मैन हु वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो देयर वॉज अ मैन, तो सब्जेक्ट क्या है, अ मैन। वॉज क्या है, वर्ब। देयर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देयर नहीं है। ठीक है, हम यूज करते हैं इट, दिस और देयर का जब हमने किसी को बताना होगा, एम्फेसाइज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने ये जानना है कि इसके बाद जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, बी के बाद ये है यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे देयर वॉज मैनी स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वॉज नहीं आता, यहाँ पर वर्ब आता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपने। अगर प्रोनाउन दिया है ऑब्जेक्टिव केस का, तो आपने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। समझ आओगी। फिर अगला है कंपैरिजन, कि जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही होता है। हम कभी भी सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करते या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ नहीं करते, ये गलत होता है। सेम चीज़ का ही कंपैरिजन होता है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। ठीक है, देखते हैं। आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम, तो आई सब्जेक्ट है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मैं उस जैसा नहीं बनना चाहता। आई का कंपैरिजन कर रहे हैं हम हिम के साथ, तो क्या ये सही है? सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, ये फॉर्मेशन गलत है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होगा
ठीक है, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या आएगा, ही। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करना है तो हिम की जगह पर ही, ये सही है। आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ही, मैं उस जैसा नहीं बनना चाहता। ओके, आगे देखते हैं। यू गेस्ड ही टू बी मी। देखिए ध्यान से, यू सब्जेक्ट है, गेस्ट वर्ब है, ही यानी कि वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, टू बी मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ठीक है, तो यू गेस्ट, किसको गेस्ट किया, ही को मी के साथ, तो ये ही तो सब्जेक्ट होता है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हिम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, हिम का कंपैरिजन हम मी के साथ कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, हिम भी ऑब्जेक्ट होता है, मी भी ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, इसके बाद है आई रन फास्टर देन हिम। तो यहां पर आई का कंपैरिजन हिम के साथ हो रहा है, तो वही सेम चीज़ जो अभी बात की हमने। ठीक है, आई का कंपैरिजन जो है सब्जेक्ट के साथ ही होगा, यानी कि ही के साथ ही होगा, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट लेंगे ही, कि मैं ज़्यादा तेज दौड़ता हूं उससे। ओके, मोहन इज एज गुड एज मी, तो मोहन उतना अच्छा जितना अच्छा मैं हूं। ठीक है, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे, तो यहाँ पर आई है, मोहन इज एज गुड एज आई, कंपैरिजन कर रहे हैं हम दोनों का, मोहन का भी और अपना भी। ठीक है, मोहन उतना अच्छा है जितना अच्छा मैं हूँ। ठीक है, तो मेरा मोहन का कंपैरिजन मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। ओके, आई लव यू एज मच एज हिम। अब यहाँ पर ध्यान देना, दो बातें, दोनों ही सेंटेंस सही है, पर दोनों का मतलब ही गलत है, सॉरी, दोनों का मतलब ही अलग है। ठीक है, कैसे, आई लव यू एज मच एज हिम, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोलने का ये मतलब है कि आई लव यू एज मच एज हिम, मैं तुम्हें भी उतना प्यार करता हूं जितना उसे करता हूं। ठीक है, समझ आ गई, तो इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर रहे हैं कि तुम्हें भी उतना प्यार करता हूं जितना उसे करता हूं। यहां पर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है। ठीक है, यू का कंपैरिजन हिम के साथ कर रहे हैं कि दोनों को मैं बराबर प्यार करता हूं, इसलिए ये सही है। ठीक है, इस केस में। अब इस केस की बात करते हैं, आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि वर्ब के बाद आया है और वर्ब यूज हुई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एज कर लेना। ठीक है, आई लव यू एज मच एज ही, तो
बोलने का क्या मतलब है? आई लव यू एज मच एज ही, कि जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूं वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है। तो यहां पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, दोनों ही बातें सही है, बस बोलने का तरीका अलग है, या मतलब जो है इसका अलग निकल रहा है दोनों ही बातों का। समझ आ गई? ठीक है, आई लव यू एज मच एज हिम, मैं तुम्हें भी उतना प्यार करता हूँ जितना उसे करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात जो बोल रहा है, आई लव यू एज मच एज ही, मैं तुम्हें भी उतना प्यार करता हूँ। अगर हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, पहले वाले का जो मतलब है वो ये है, मैं तुम्हें भी उतना प्यार करता हूँ जितना कि उसे। ओके, और दूसरी बात जो बोल रहा है उसका मतलब है, पहले वाली है, दूसरा है, मैं तुम्हें भी उतना प्यार करता हूँ जितना कि वो करता है। तो देख लो, ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, समझ आया? अगर अभी भी समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल ला दूंगा आपके लिए। ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, आपका कन्फ्यूजन जो है दूर किया जाएगा। ओके, मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।